पीडीएम की लीडरशिप से पूछा जाए कि आपको मौत से ज्यादा डर लगता है कि इलेक्शन से, तो वो आपको कहेंगे इलेक्शन से लगता है। जो 8.5 महीने की इनकी परफॉर्मेंस है इम्पोर्टेड रजीम की, जिस तरह वो आए हैं, खुद कहते हैं कि हमें डंडा दिखाया गया था, हमें डराया गया था, हमें कहा था एक तकर्री हो जाएगी, उसके बाद हम सारे नाअहल हो जाएंगे। तो पूरे पाकिस्तान को एक पल्ले में डालें और एक जमात को दूसरे पल्ले में डालें तो फिर किस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड होगी आपकी। आपको अगर वो करना है तो आप देखें, मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ कि 1 माह 2 माह 3 माह इलेक्शन पीछे करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पढ़े लिखे नौजवानों का जो सियासी अमल, जो मेरा विजन, नैरेटिव और रोड मैप है, तो मैं तो उस विजन, नैरेटिव और रोड मैप के लिए इन सब से जाकर मिलकर MQM में जम होना चाहता हूँ, वापस जाना चाहता हूँ। आप खुद अंदाजा लगाएं और समझ सकते हैं कि आखिर क्या वजह है कि मीडिया को महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, भूख, अफलास, मईशत, लोड शेडिंग, डॉलर बहरान, गोया कुछ भी नजर क्यों नहीं आ रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। नाज़रीन कराम, मुल्क में सियासी रस्सा कशी जारी है। मुल्क तारीख के स्याह तरीन दौर से गुजर रहा है। कुर्सी की जंग है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। साल तो बदल गया लेकिन मुल्की हालात हैं कि बदलने का नाम नहीं ले रहे। जिस समत नजर दौड़ाएं तबाही ही नजर आती है। सियासतदान एड़ी चोटी का जोर लगाते नजर आ रहे हैं, लेकिन अवाम के लिए नहीं, कुर्सी के लिए। खुद को अवाम का खैर खा कहने वाले सियासतदान कहा जाए तो सिर्फ अपनी जात के खैर खा हैं, तो इसमें कोई गलत बात ना होगी, क्योंकि अवाम तो बस सियासत चमकाने का जरिया है। अवाम का दर हकीकत कोई पुरसाने हाल नहीं, खासकर मौजूदा हुकूमत जिसके दौर में महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी सब कुछ उरूज पर है। इलेक्शन से ये हुकूमत भाग रही है। अदालती हुक्म तो गोया इनके लिए मानी ही नहीं रखते। देखना यह है कि ये सब कब तक चलता है। इसी सब पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले याद माजी सुनिए जरा खुद पहले कि हमारे वजीर आजम साहब क्या फरमाया करते थे और अब क्या कहते हैं। नाज़रीन कराम, इसीलिए मैंने पहले कहा कि अवाम तो सिर्फ सियासत चमकाने का जरिया है, जिसको हर दफा ये सियासतदान चूना लगाकर इक्तदार के मजे लूटते हैं, क्योंकि कुर्सी का नशा सबसे गंदा नशा है। इसी सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अली नवाज अवान साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और एजाजुल हक साहब ने, सदर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द शो। सबसे पहले अली नवाज अमान साहब, आपकी जानिब आऊंगा, ये हुकूमत इंतखाबात से भाग क्यों रही है? इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात आपके सामने है, सदर ने भी दस्तखत किए बगैर अब बिल वापस कर दिया है। हुकूमत को ऐसा डर क्या है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब करने क्या जा रही है? देखिए, मैं तो इनके बारे में ये कहता हूँ कि अगर पीडीएम की लीडरशिप से पूछा जाए कि आपको मौत से ज्यादा डर लगता है कि इलेक्शन से, तो वो आपको कहेंगे इलेक्शन से लगता है। जो 8.5 महीने की इनकी परफॉर्मेंस है इम्पोर्टेड रजीम की, जिस तरह वो आए हैं, खुद कहते हैं कि हमें डंडा दिखाया गया था, हमें डराया गया था, हमें कहा था एक तकर्री हो जाएगी, उसके बाद हम सारे नाअहल हो जाएंगे, तो हम तो बहुत डर के मारे हुकूमत में आ गए। और उस जो गुलामी की कीमत अदा करी वो पाकिस्तान की कौम कर रही है। आपके सामने है जो इस वक्त इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर जो कैपिटल है, जो आटे की प्राइस है वो 125 से 130 रुपए हुई है। जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो 30 रुपए यूनिट हुई है। डॉलर इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर अवेलेबल नहीं है। अगर आपके अकाउंट्स के अंदर पड़ा हो, वो भी स्टेट बैंक ने, हुकूमत ने स्टेट बैंक से ले लिया हुआ है। आप हमें $1000 भी अपने अकाउंट से नहीं निकलवा सकते हो। इस वक्त जो पाकिस्तान की जो पेमेंट्स हैं जो उन्होंने करनी है, अपने डेट रिटायर करना है, वो $8 अरब है जो अगले 3 महीने में वापस करना है। और आपके पास जो एग्जैक्ट नंबर्स पड़े हुए फॉरेन रिजर्व के अंदर वो $1.8 बिलियन पड़े हैं। बाकी तो आपने सऊदी और कतर के हैं जो आप उसको पेमेंट्स के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो आप मुझे बताएं ना कि लोगों के अंदर ये जाएंगे तो लोग तो इनसे इंतकाम लेने बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से ये आपने देखा कि वो कभी कराची के लोकल गवर्नमेंट से भागते हैं, कभी हैदराबाद के लोकल गवर्नमेंट से भागते हैं, कभी इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट से भागते हैं।
कभी कराची में कहते हैं कि आसमान से सैलाब गिर रहा है, और कहते हैं हैदराबाद में हमारी कांपे टांग रही हैं, और इधर आगे राना सनाउल कह देते हैं हम सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। जिस मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर जिसकी जो हुकूमत है 27 किलोमीटर के ऊपर है, और वो ये कह रहा है मैं सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकता, तो मुझे बताएं उस फेडरल कैपिटल का हशर क्या होगा, उस मुल्क का हशर क्या होगा। वो ये कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम दिया गया है। आप मुझे बताएं किसी दहशतगर्द को ये आइंदा रिक्वेस्ट करेंगे कि बताएं कि आप इस्लामाबाद के अंदर या पाकिस्तान में कोई तकरीबी कार्रवाई करना चाहते हैं तो पहले 24 घंटे पहले हमें बताया था कि हमें इस तरह का तो मज़ाक़ा फिज़ निज़ाम चल। तो जब भी आप इनसे इलेक्शन की बात करेंगे उससे भागेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हार इनके मुकद्दर में। सही हो गया। एजाजुल हक साहब, आपकी जानिब आऊंगा। ये बताइएगा कि इस वक्त एक जानिब मईशत जो है वो हमारी दिवालियापन के दहाने पर खड़ी, अल्लाह ना करे ऐसा और होगा भी नहीं, लेकिन जो मईशत के साथ इस वक्त हालात हो चुके हैं और जो खिलवाड़ हो चुका है, जो आदादो शुमार है, जो फिगर्स हैं, वो तो चीख चीख के हकीकत बयान कर रहे हैं। तो एक जानिब कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट है उसका मौक़िफ़ यह है कि मईशत ही मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि हम इलेक्शन करवाएं, कैसे करवाएं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब खान साहब का ये मुतालबा है कि इलेक्शंस करवाएं ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। तो इस वक्त हल आखिर है क्या, यानी मसला हल होना कैसे है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसका हल तो वही है जो सबको मालूम है, लेकिन आंखें चुरा रहे हैं इससे कि कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी जब तक नहीं होगी, जब तक मामला ठीक नहीं होंगे। और कंटिन्यूटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए एक ही रास्ता है कि इलेक्शंस फौरी करवा दिए जाएं। मौजूदा हुकूमत के परसेप्शन जो है पहले दिन से ही ये बन गई थी कि ये सारे के सारे। एजाजुल हक साहब से राब्ता हमारा बहाल होता है तो उनकी जानिब आते हैं। अली नवाज मान साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, अगर उनकी बात की जाए तो उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतअद्दिद मरतबा और इमरान खान साहब मुतअद्दिद मरतबा बाइस करार भी दे चुके हैं। और ये बात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है कि इलेक्शन कमीशन बी टीम बन चुकी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की। तो इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के हवाले से ये जो पूरा एपिसोड हुआ इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात का, हम सब ने देखा, लोग पहुंच गए थे वोट देने और अदालती हुक्म था, लेकिन उसके बावजूद बहाने बनाए गए। आगे का लाया अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या होने वाला है? जी, इंशाअल्लाह ताला हमने पिटीशन दायर कर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है वो सिर्फ एक है इलेक्शन कमीशन का, कि वो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस कराएगी, चाहे वो जनरल इलेक्शंस हो, चाहे वो बाई इलेक्शंस हो, चाहे प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हो। इसके अलावा उनका कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी कोई नहीं है। ये दूसरी दफा हुआ है कि अदालत ने इनको बुलाया है। अगर आपको याद हो, जब हमारी हुकूमत थी तो अदालत ने इनको बुलाया था, उन्होंने कहा था कि आप इलेक्शन के लिए तैयार है, तो उस वक्त भी इन्होंने कह दिया था जाके हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं, जो सिर्फ एक रोल असाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन इनको कि आपने इलेक्शन कराना। और उसके बाद जब लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हुआ तो उसके अंदर भी कहते हैं हमने आके हम तैयार नहीं है। अगर आप कहीं भी तैयार नहीं है इलेक्शन कराने के लिए तो आप इस्तीफा दे दें, आप चले जाएं। आपकी नाअहलियत साबित होती है, आपकी नालायकी साबित होती है, आपका नखट्टूपन साबित होता है कि एक रोल आपने को कॉन्स्टिट्यूशन दिया आप वो भी पूरा नहीं कर सकते। आप पर्क्स एंड प्रिविलेजेस निकालें। अब सारा मीडिया तो पॉलिटिशियंस के पीछे होता है कि इनकी ये सैलरीज हैं, इनकी ये TADAs हैं, ये इनके पास ये वसाइल मौजूद होते हैं खर्चने के लिए। जरा इलेक्शन कमीशन का जरा उसको स्क्रूटनाइज करें। इनके जो मेंबर्स की तनख्वाहें हैं वो आला अदलिया के जजेस के बराबर हैं, और इनका काम सिर्फ क्या है कि पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, जो ये करा ही नहीं सक रहे। जब वो ये काम करा ही नहीं सकते तो इनके लिए तो बहुत अच्छा है कि वो इज्जत के साथ इस्तीफा दें और घर चले जाएं। पर ये बड़ा मुश्किल काम है। पर ये जब लोगों पे तौहीने इलेक्शन कमीशन लगाते हैं, आज इनको खुद ही उस गड्ढे के अंदर ये गिर गए हैं। इन्होंने मुर्तकिब हुए हैं तौहीने अदालत के। अदालत ने कहा था जो शेड्यूल आपने दिया है कि 31 दिसंबर को पोलिंग होगी इस्लामाबाद में, आपने वो हुक्म नहीं माना है। और देखें, इस पाकिस्तान के अंदर एक वजीर आजम को, इलेक्टेड वजीर आजम को खत ना लिखने के ऊपर तौहीने अदालत के केस में नाअहल कर दिया गया था। वो बेस्ट एग्जाम्पल है कि आपने इन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी उसी तरह की तौहीने अदालत है। उन्होंने, अदालत ने कहा था आपने इलेक्शन कराना है और वो इलेक्शन नहीं करा सके। तो इनका भी जो मैं देख रहा हूँ, जो इनका फ्यूचर है वो यही है कि नाअहल करा पाएंगे।
तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एक्सपेक्टेशंस रखे हुए आला अदलिया से कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस एपिसोड के बाद, इससे पहले बहुत सी चीजें थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो रिवर्स भी हुई आला अदलिया से पीटीआई के हवाले से, और एक पूरी बड़ी लंबी फहरिस्त है इस चीज की। लेकिन इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ यह है कि ये तौहीन अदालत है, और चूंकि मिसालें हैं हमारी जुडिशल हिस्ट्री में भी, तो इलेक्शन कमीशन जो है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन्हें फारिग होना चाहिए इस बुनियाद पर जो इस्लामाबाद के बलदियाती इंतखाबात का एपिसोड हुआ है। एजाज साहब, आपकी जानिब वापस आऊंगा, और हम कॉन्टिन्यूटी पे बात कर रहे थे कि कॉन्टिन्यूटी इस वक्त जरूरी तो है, लेकिन बहुत से लोग कॉन्टिन्यूटी के अलावा बहुत से ऑप्शंस को तो एक्सप्लोर करने का सोच रहे हैं, लेकिन वो जो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसके ऊपर बात नहीं हो रही। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आएगी जब सब अपनी अपनी जगह पर अड़े हुए हैं और कोई भी एक इंच आगे पीछे नहीं हो रहा? देखिए, इन्होंने तो इलेक्शंस करवाने नहीं, क्योंकि इनको तो अपनी मौत नजर आ रही है सामने। तो किसी न किसी को तो कोई किरदार अपना अदा करना पड़ेगा इसमें, कि किस तरह से मुल्क को स्टेबल करना है, किस तरह से मईशत को ठीक करना है। अब तो ये हालत हो गई है कि आपका ट्रेड खत्म हो गया है, आपकी इंपोर्ट्स बंद हो रही हैं, आपके रिजर्व्स खत्म हो गए हैं, और ये नौबत आने वाली है कि आपकी तनख्वाहें भी देने के लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे। डिप्लोमेट्स को तो आप दे नहीं सकते क्योंकि वो फॉरेन करेंसी में देने पड़ते थे, वो आपके पास है नहीं। तो इन हालात में मेरा ख्याल है कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स हो रही हैं, इसमें मेरा ख्याल है कि ये इशू भी उठाया गया होगा, क्योंकि इकॉनमी हमारे दफा के लिए और हमारी बका के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर दफा ही नहीं होगा आपका और आप अपना डिफेंस ही नहीं कर सकेंगे, इतना आप पस्ती में चले जाएंगे, तो फिर कैसे आगे चलेंगे आप? तो किसी ना किसी को होश के नाखुन लेकर ये करना पड़ेगा कि मौजूदा हुकूमत को समझाएं कि इलेक्शंस के अलावा कोई चारा नहीं है। जितनी जल्दी इलेक्शंस करवा लेंगे उतनी जल्दी इस दलदल से इस मुल्क को निकाल देंगे। और अगर ये डिले करते रहे इसी तरह कि भाई वक्त पे इलेक्शन करवाएंगे, तो फिर उन इलेक्शंस को ना तो करवाने का कोई फायदा होगा और ना ही उसके बाद आने वाला उस मामला को ठीक कर सकेगा जो इतनी खराबी की तरफ जा रहे हैं। सही हो गया। और यहाँ पे एक चीज बड़ी वाजे है जलाल साहब, ये चीज तो अब हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो बनी थी उसका हिस्सा है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं होगी, मुआशी तौर पे मुस्तहकम नहीं होंगे, तो सबसे बड़ा जो हमें जिस चीज पर कॉम्प्रोमाइज करना होगा वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है। अब यहाँ पर दो बहुत बड़े चैलेंजेस इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश हैं, जिनके हवाले से कल सिपा सालार की स्टेटमेंट भी आई ISPR की जानिब से। कराची में उन्होंने जो कैडेट्स हैं उनसे खिताब किया, और उनमें एक जानिब इकोनॉमी और दूसरी जानिब जो दहशत गर्दी है, इसके खिलाफ एक कंसेंसस की जरूरत है। पूरे नेशन को इकट्ठे होने की जरूरत होती है। इससे पहले भी हमने दहशत गर्दी को भी शिकस्त दी, बड़ी बड़ी जंगें जो हैं वो नेशनल यूनिटी से हमने लड़ ली, अपनी फौज की ताकत बने, फौज के पीछे पूरी कौम खड़ी रही और आज भी खड़ी है। तो इस वक्त इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं? इसमें इकोनॉमी के हवाले से भी और दहशत गर्दी के हवाले से भी सब स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर आने का कहा गया है। देखिए, एक पेज पे तो तब आएंगे ना कि अगर सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो। आप पूरे पाकिस्तान को एक पल्ले में डालें और एक जमात को दूसरे पल्ले में डालें, तो फिर किस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड होगी आपकी? तो आपको अगर वो करना है तो आप देखें, मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ कि 1 माह 2 माह 3 माह इलेक्शन पीछे करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अब तो इनके वजीर दाखिला भी एक प्रोग्राम में मेरे साथ थे, उन्होंने भी ये कहा कि हम देख रहे हैं अगर असेंबलियां डिसॉल्व हुई पंजाब की और KPK की और हमें जनरल इलेक्शन करवाना पड़ा तो हम पहले भी करवा देंगे जनरल इलेक्शन। तो इसमें हर्ज क्या है, मुझे ये समझ नहीं आती कि आप इतनी जिद कर रहे हैं कि उस जिद से आप अपने मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। देखें, इस वक्त आप अपने देखें पोर्ट्स की हालत देखें, आप अपनी जो कीमतें बढ़ रही हैं वो देखें, आपका जो रुपया है उसकी वैल्यू बिल्कुल रही नहीं है बिल्कुल। तो किस तरह से आप फिर मुल्क को चलाएंगे जब आपके इम्पोर्ट्स ही बंद, इम्पोर्ट्स इन द सेंस कि जब आपके दफा के लिए आप अपनी इम्पोर्ट्स नहीं कर सकेंगे, तो फिर आप अपने मुल्क को कैसे चलाएंगे? यानी ये इतनी छोटी सी बात इनकी समझ में नहीं आ रही। और फिर कहा यह जाता है जनाब कि आप इकोनॉमी के बारे में ना बात करें। जब हम ये कहते हैं कि मुल्क दिवालिया होने के करीब जा रहा है, तो फिर कहा जाता है जनाब देखें ये तो पैनिक फैला रहे हैं मुल्क के अंदर। तो क्या लोगों को मालूम नहीं है कि ये क्या इस वक्त हालात क्या हैं और हम जा किधर हैं? जब तक आप रियलिटी को फेस नहीं करेंगे
जब तक आप असल हकायक को सामने नहीं रखेंगे, आप किस तरह से चीजों को ठीक करेंगे आप? एग्जैक्टली और ये कहना कि मईशत पे बात ना करें, ये तो पैनिक फैलाने के मुतरादिफ है। ये फिर वैसे ही हो गया कि आंखें बंद कर लें आप कबूतर की तरह बिल्ली को आता देख के, और बस सब अच्छा करते रहे, लेकिन इससे हकाइक तो नहीं बदलते और रियलिटी तो अनफॉर्चुनेटली हमें तो ये कहते हुए भी तकलीफ होती है, लेकिन ये गवर्नमेंट जिस नहज पे पहुंचा रही है और जिस तेजी के साथ पहुंचा रही है, उसकी मंजिल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ना करे मुल्क की मुआशी दिवालियापनी है। इस सब के अंदर अली बाज़वान साहब मैं आपकी जानिब आऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले भी मिसाक़े मईशत का कहा जाता है और पीटीआई ये कहती रही है कि मिसाक़े मईशत और हर चीज पर हम बैठने के लिए तैयार हैं, सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा और एक मुतालबा इमरान खान साहब का है। उसके बाद वो हर चीज के लिए बैठने के लिए तैयार है और उनका एजेंडा है, उनका मुतालबा है कि इलेक्शंस हो जाए, एक फ्रेश मैंडेट मिल जाए और कौम फैसला करे कि कौन आए। अब यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कहां पर खड़ी है, जब बहुत सी रुकावटें भी हैं, बहुत से मसाइल भी हैं, और जाहिर बात है कि इकट्ठे बैठने के लिए भी कहा जा रहा है, तो क्या इलेक्शंस अगर ना भी हो तो पीटीआई बैठ जाएगी? सर देखिए, पीटीआई का मसला है, पीटीआई के लिए अगर मैं खुदगर्ज होकर सोचूं तो पीटीआई के लिए तो विन विन पोजीशन है। हमने तो जितना बुरा टाइम देखना था वो देख लिया, जितना पाकिस्तान की मीडिया ने बुरा टाइम देखना था वो तो देख लिया। हम तो उस क्राइसिस से एज एन जमात और एज एन मीडिया तो बाहर निकल चुके हुए हैं। हम पे तो तौहीन लगाई गई, हम पे तौहीन IMF लगाई गई, हम पे तौहीन मजहब लगाई गई, हमें गोलियां मार दी गई, हमें पे 25 मई पे जो हमारी खवातीन, बच्चों और हमारे लोगों के साथ जो हुआ, मेरे जैसे बंदे के ऊपर 50 FIRs हैं, डेली हम कोर्ट में होते हैं, कभी एक केस में कभी दूसरे केस में, रोज अदालतें तलब कर रही होती है, कभी किसी केस में कभी किसी केस के ऊपर। बट मसला तुम्हारे लिए बहुत जबरदस्त विन विन है कि हम अपनी असेंबलियां तोड़ते हैं, इलेक्शन कराते हैं, हम 2/3 मेजोरिटी के साथ दोबारा आ जाएंगे दोनों प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर, और उसके बाद जब मर्जी ये जनरल इलेक्शंस कॉल करें। और जनरल इलेक्शन में जब आपकी 2 सूबाई असेंबलियां 5 साल की मुद्दत के लिए 2/3 मेजोरिटी के साथ आई, तो हमारा तो जनरल इलेक्शन जीतना तो कोई मसला ही नहीं है। बट ये पाकिस्तान का मसला करता है, ये पाकिस्तान का जो रोड मैप है सोल्यूशन का, वो उस तरफ नहीं जाता। हम तो असेंबली से इस्तीफा अपनी असेंबलियां इसलिए तहलील कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के जो कड़ा वक्त आया है उसका सोल्यूशन दे सकें। सोल्यूशन है जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन और जो कॉम्पिटेंट इलेक्शन कमिश्नर है और जो इलेक्शन कमीशन है, जो एक आम लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं करा सकता पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर 27 किलोमीटर के एरिया के अंदर, वो जनरल इलेक्शन इतने 567 जिमनी इलेक्शन कैसे कराएगा? वो तो नालायकी उसकी साबित हो चुकी हुई है। तो जो हम समझते हैं पाकिस्तान के स्टेक के लिए, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए, वो उसकी सिर्फ एक ही डायरेक्शन है और वो जनरल इलेक्शन है। हमने टाइम दिया, जब हमने सूबाई असेंबली तहलील करने की बात की तो हमने उनको कहा कि 20 दिसंबर तक आपके पास टाइम है, आए हमारे साथ बैठें और कुछ चीज निगोशिएट करें। निगोशिएट ये तो नहीं करना कि इमरान खान को जो बैकडोर से वजीर आजम बना दें जिस तरह आपको बना दिया गया। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं आप उसका प्री रिक्विजिट एक ही है, जनरल इलेक्शन की कोई तारीख या महीना अनाउंस करें, उसके साथ हम बैठ जाते हैं, उसकी तरीकाकार सेट कर लेते हैं कि कितने अरसे बाद ये असेंबली टूटेगी, कितने असेंबली के अरसे बाद ये असेंबली टूटेगी, कब जनरल इलेक्शन होंगे और आगे क्या होगा। पर अगर आप इस चीज के ऊपर आना ही नहीं चाहते तो मुझे बताएं कि तरीके इंसाफ के पास क्या है? तरीके इंसाफ तो ऑपोजिशन की जमात है। तरीके इंसाफ उस सिचुएशन में कर क्या सकती है? पॉइंट आपका आ गया। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन किराम, शहर कायद यानी के कराची रोशनियों का शहर, इस शहर की सियासत में एक मर्तबा फिर हलचल मची हुई। बहुत कुछ चल रहा है और शहर कायद में मुत्तहदा एक मर्तबा फिर मुत्तहिद होने जा रही है। इस हवाले से बाज़गश्त है, बहुत सी बातें चल रही हैं। इस सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सबसे रेलेवेंट शख्सियत है इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो में। फारूक सत्तार साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। फारूक भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या एक बार फिर मुत्तहिद होने जा रही है और मामलात कहां तक पहुंचे हैं? मैं गुज़िश्ता 2.5 सालों से इस कोशिश में लगा हुआ था कि अब इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है कि सिर्फ अपने वोट बैंक को यकजा करने के लिए नहीं, सिर्फ अपनी जो सीटें हमारी रिवायती थी कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली में, सिर्फ उनको वापस लेने के लिए नहीं,
बल्कि जो वैक्यूम है ना कराची में कि अगर सीटें किसी और को मिल गई या दिला भी दी गई, सब कुछ हुआ था 2018 में, तो उसके बावजूद भी ग्रास रूट पर जो लोगों के बुनियादी मसाइल हैं, ये 3 जगह जो हुकूमत तकसीम थे ना कि बल्दियात में एमक्यूएम का मेयर रहा बीच में, फिर उसी वक्त सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी, और मरकज़ में जो है वो पीटीआई और एमक्यूएम की मुश्तरका हुकूमत थी। लेकिन वो सूबाई खुद मुख्तारी का 18वीं तरमीम का इतना बड़ा हवा था कि जिसको अपने ऊपर तारी करके पीटीआई और एमक्यूएम दोनों ही नाकाम हो गए, और उन्होंने पूरे सिंध के जो बल्दियाती इदारे थे, निज़ाम, शहरों, कस्बों, वहाँ तवज्जो उन्होंने देना बंद ही कर दी कि हम पीपल्स पार्टी का फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में उससे एहसास महरूमी, एहसास यतीमी, बेगानगी, अदम तहफ़्फ़ुज़ और बेबसी इस कदर बढ़ गया कि कोई भी फिफ्थ कॉलमिस्ट, इंतहा पसंद, दहशतगर्द, मुल्क दुश्मन किसी भी वक्त मायूस लोगों के इस जत्थे, और जब नौजवान मायूस होता है और मुल्क से बाहर जाने का भी उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो उस मायूसी के आलम में या तो वो जराइम की दुनिया में जा रहा है या मुल्क दुश्मनों, इंतहा पसंदों, दहशतगर्दों के हाथों, और अल्लाह ना करे फिर अचानक कराची गैर मुस्तहकम हो जाता है उन इंतहा पसंदों, दहशतगर्दों की वजह से, और फिफ्थ कॉलमिस्ट ये जो मुल्क दुश्मन है उनकी वजह से, तो फिर ये तो पूरे पाकिस्तान की स्टेबिलिटी और सर्वाइवल, सलामती खतरे में पड़ सकती है ना। तो मैंने 2.5 साल पहले इसे महसूस कर लिया था कि एमक्यूएम को जोड़ना, सारे धड़ों को मिलाना, ये सिर्फ एमक्यूएम की, उसके वोट बैंक की, कराची और अर्बन सिंध की जरूरत को पूरा नहीं कर रहा, बल्कि ये पाकिस्तान की स्टेबिलिटी की जमानत भी, जो भी ग्रास रूट पे जाके ओन करेगा कराची को, हैदराबाद को, सक्कर को, इन शहरों को, और फिर यहाँ से अगर कोई नई क़यादत, मिडिल क्लास जो है वो पढ़े लिखे नौजवानों का जो सियासी अमल, जो मेरा विजन, नैरेटिव और रोड मैप है, तो मैं तो उस विजन, नैरेटिव और रोड मैप के लिए इन सब से जाकर मिलकर एमक्यूएम में जम होना चाहता हूँ, वापस जाना चाहता हूँ। फारूक सत्तार साहब, मामलात क्या तय होंगे, यानी किस तरह की हायरार्की बनेगी? वैसे तो मौजूदा गवर्नर साहब की वजह से ही जुदाइयां हुई और दूरी हुई गालिबन, और अब तो चले मामलात वो हल भी करवा रहे हैं, तो हायरार्की का क्या होगा, कौन ऊपर होगा, इस मामले में कोई डेडलॉक तो नहीं है इस वक्त? मेरी तरफ से तो बिल्कुल नहीं है, ब्लैंक चेक है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मेरा मसला सरबराही का नहीं है, नंबर 1 मेरा मसला इस बात का नहीं है कि मेरी क्या पोजीशन होगी। मैं सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टेड हूँ, बुनियादी बात कि भाई कामों की तकसीम क्या होगी, ये भी मेरा झगड़ा और मसला नहीं है। मेरा झगड़ा और मेरा मसला अगर है तो वो क्या है, और जिसके लिए मुझे लग रहा है कि अब कुछ वहाँ माहौल बना है कि कामरान भाई, जिनकी वजह से मुझे अलग किया गया था, अब माशाल्लाह उनको इतना करीब कर लिया है एमक्यूएम ने, अपना लाजमी हिस्सा भी बना लिया, और उन्हें माशाल्लाह एक बहुत कलीदी और बड़े ओहदे पर फायज भी कर दिया। तो और वो फिर खुद अब सबको मिलाने पर भी लग गए, जो कि ज़ाहिर 2.5 साल से मैं काम कर रहा था। मैं उनको सराहता हूं उनकी कोशिशों को, और वो सिर्फ मेरे ख्याल में हमें ही नहीं मिलना जो एमक्यूएम के जो धड़े हैं, बल्कि कराची के 3.5 करोड़ अवाम, इसके अलावा भी तकसीम अगर एमक्यूएम एक हो भी गई तो फिर हम टीएलपी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जमात इस्लामी को इग्नोर नहीं कर सकते, हम पीटीआई को भी इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर पीपल्स पार्टी ने अपने कद से ज्यादा सूबाई खुदमुख्तारी के नाम पे यहाँ के भी सारे वसाइल, इख्तिदार, इख्तियार को अपने जो है वो घर की लौंडी बना लिया है, और एक गुलामों की तरह, सोतेली माँ की तरह सिंध के शहरों के अवाम के साथ सलूक है। फिर सिंध के दही इलाकों को भी 2000 अरब रुपए का जो बजट मिला एनएफसी में, इजाफी बजट, जो इजाफी वसाइल मिले, वो भी 2000 अरब रुपए 10-15 सालों में कहाँ गए, उसका भी कोई हिसाब नहीं है। तो हमें दही सिंध के अवाम के लिए भी हिसाब लेना है पीपल्स पार्टी से, और सिंध के शहरों का जो सत्यानाश यहाँ पर जिस तरह आपने ये बात की कि आपकी तरफ से ब्लैंक चेक है और कोई आप वो ओहदों में हायरार्की आपके लिए मैटर अब नहीं कर रही, क्योंकि आपका गोल आपने जिस तरह कहा बड़ा है, तो आपको हम पेशगी मुबारकबाद डिप्टी कन्वीनर की दे दें। देख, आप एमक्यूएम का बाकायदा कारकुन बनने पे दे दें, क्योंकि मेरा इख्तलाफ सही, मेरे खिलाफ गैर आईनी इक़दाम हुआ, मेरे खिलाफ जो कुछ हुआ, ऐसा सलूक 35 साल के जो रफाकत हो, ऐसे अपने लोगों के साथ, ये सारी बात मैंने पीछे छोड़ दी ना।
तो जाहिर है मेरा अब सिर्फ सिंपली ये कहना है कि मेरा विजन क्या है कि भाई क्या हम अपनी गलतियों का एहसास करके उनके इजाले का वादा करेंगे अपने वोट बैंक से, महाजिरों से, उनकी यतीमी और उनकी बेबसी को, महरूमी को दूर करेंगे और हम दोबारा कनेक्ट करेंगे, हम ग्रास रूट पे जाके अपनी तंजीम दोबारा बनाएंगे, पढ़े लिखे अच्छे नौजवानों पर मुश्तमिल होगी, क्योंकि ये पढ़े लिखे नौजवानों का, मिडिल क्लास नौजवानों का सियासी अमल था। तो क्या हम वापस अपनी ओरिजिनलिटी जिससे हमने टेक ऑफ किया, 20 साल हमारी स्मूथ फ्लाइट थी, गलतियां की तो पहले एमकेएम के बानी की जमाने में खराबियां आई और फिर उसके बाद मेरे खिलाफ जो कुछ हुआ और जो खराबियां वो, तो मैं इन सारी चीजों और फिर 65% 50% बानी मुत्तहिदा से ये एक बात याद आई कि इस वक्त बहुत सी चीजें चल भी रही हैं, बहुत से बातें भी इस वक्त जाहिर बात है गर्दिश कर रही होती हैं और कुछ हो तो शायद ही धुआं उठता है। आप भी वापस आ रहे हैं तो क्या लंदन प्लान को तो दोबारा बहाल नहीं किया जाएगा? इसमें कितनी सदाकत है? और अगर लंदन प्लान बहाल होता है तो आपका स्टैंड क्या होगा? देखिए मेरा स्टैंड तो ईमानदारी की बात है, आज तक 23 अगस्त वाला है कि मैं तो लंदन से अलग हो गया ना, इसमें कोई अभाम नहीं होना चाहिए। और मेरी बसात में जो है वो मैं कर रहा हूँ, मेरे सामने जो फरीकैन मौजूद है मैं तो उनको जोड़ने की बात कर रहा हूँ और जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। अब मेरे वो साथी जो लंदन की तरफ देख रहे हैं, जो एमकेएम लंदन के साथी हैं, मेरी उनसे भी ये गुजारिश है कि इस वक्त हमें इन सारे मामलात में पड़ने की बजाय हमें ये देखना है कि हम आइंदा इंतखाबात में जो हमें अपनी इज्जत और वकार को बहाल करना है और इस शहर के कौमी किरदार को और एमकेएम के कौमी किरदार को पार्लियामान में उजागर करना है। और इस तरह से जो पीपल्स पार्टी ने नाजायज गैर आईनी तौर पर हमारा कोटा, हमारा हिस्सा भी सारा हड़प कर लिया, ले लिया है, उससे वापस लेना है। बाकी सियासी जमातों से भी इश्तराक अमल करना है। ये तो तब होगा ना कि जब हम लेटे हुए हैं, पहले हम बैठेंगे, उठेंगे, खड़े होंगे, तो पहले हम खड़े हो जाएं तो बाकी सारी बातें होंगी। फिर मुझे नहीं पता कि राब्ता हो रहा है फारूक सत्तार साहब, तो क्या मुहाजिर कौमी मूवमेंट वाले जो है उनसे कोई राब्ता, वो चीज इसमें जम और इस तरह से? देखिए मैं तो इसके हक में हूँ, मैं तो कह चुका हूँ। और जब मैंने इलेक्शन लड़ा था ज़िमनी NA 245 का, उसका मकसद ही था सबसे राब्ता करूं। और मैंने मुस्तफा कमाल भाई से राब्ता किया, खालिद मकबूल भाई से राब्ता किया, उन्होंने मुझसे किया, मेरी वालिदा का इंतखाब, हमारी 3 नशिस्तें हुई, हमारी बातचीत की बड़ी फ्रूटफुल थी, उसमें बड़े अच्छे नताइज हमने निकाले। पर अचानक उन्होंने अपना फैसला मुझे वापस लेने का मुलतवी कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने किया था ना इलेक्शन के जमाने में, और उनसे भी मैंने कहा चलें, उनसे और मैंने मुस्तफा भाई से और उनसे कहा था देखें हम ये करते हैं कि चले हम आपस में एक पार्टी में ना जाएं, चलें ये तय कर दें 1 सीट 1 कैंडिडेट, कि एक हल्का एक उम्मीदवार, इस पर हम इत्तेफाक कर लें आइंदा के सारे इलेक्शनों में। तो इससे भी लोगों को सुकून होगा। देखे मेरे कैंपों पे आके लोगों ने कहा, मेरे एमकेएम के, कि भाई जब तक आप एक नहीं होंगे हम आपको वोट नहीं देंगे, हम पीटीआई को, टीएलपी को, किसी को भी दे देंगे, आपको वोट नहीं देंगे। तो ऐसे सैकड़ों लोगों ने मेरे कैंप साहब से कोई राब्ता हुआ है इस पूरे सिनेरियो में, अभी जो रीयूनिफिकेशन हो रही है? देखिए मेरा उनके साथ भी एक अंडरस्टैंडिंग है और मैं उनकी जो जद्दोजहद रही कि वो जहाँ खड़े थे वहाँ खड़े हैं और उसी नाम पे आज भी सियासत कर रहे हैं, तो मैं उनकी इस कंसिस्टेंसी और इस्तकामत को अच्छी निगाह से देखता हूँ। और उन जिनकी वो बात करते हैं महाजिर कौमी मूवमेंट है ना, वो हकीकी कहें कुछ भी कहें, तो भाई उन्हीं महाजिरों के लिए बुनियादी तौर पर जो अभी भी 50% से ज्यादा की आबादी रखते हैं कराची में, लेकिन पहले के मुकाबले में तनासुब चेंज हुआ है, डेमोग्राफी चेंज हुई है, पूरे मुल्क से पूरी दुनिया से इन्फ्लक्स हो रहा है और कराची में हर तरह के, हर जबान बोलने वाले, हर मसलक के और हर तरह के लोग आ रहे हैं। तो हमें उनको भी अब साथ लेके चलना है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो हमें एक तो पहले अपने आप को जोड़ना है, एमकेएम के परचम तले अफाक अहमद के लिए से भी बातचीत होनी चाहिए, उनको भी कहना चाहिए कि वो भी इसमें अपना हिस्सा डालें। अब मेरे ख्याल में इसके अलावा कोई चारा नहीं। और जब इंशाल्लाह अगर ये सारी चीजें हो जाएं तो फिर फेलियर इज नो ऑप्शन, कि हम नाकाम हो उसके बाद फिर हमारे दरमियान लड़ाई हो और जो है वो और जो है हंडिया सड़कों पर चौराहे पे फूटे, तो ये भी नहीं होना चाहिए। अब तो हमें इसे कामयाब करना ही है। ये
मेरा मतमय नजर। अल्लाह करे मेरे साथी भी नेक से यही सोच रहे हो और इज्तिमाई मफाद सामने हो, इनफरादी अना और मफाद पीछे हो। ये मेरा विजन है। शुक्रिया फारूक सत्तार साहब, पॉइंट टेकन। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद होगा पोस्टमार्टम। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वक्त हुआ है पोस्टमार्टम का। नाज़रीन किराम, इमरान खान के दौर में वावेला करने वाला मीडिया आज इस तरह खामोश है कि जैसे मुल्क में सब अच्छा हो रहा है। ना किसी को गवर्नेंस नजर आ रही है, ना किसी को महंगाई, जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। आज के पोस्टमार्टम में हम आपको बताएंगे कि आखिर किस चीज ने मीडिया की आंखें बंद कर रखी हैं। वो चीज है इश्तिहारात की बंदरबांट। नाज़रीन इकराम, नून लीग के दौर में मीडिया को रोजाना कितने करोड़ दिए जाते थे? मेन स्ट्रीम मीडिया तहरीक इंसाफ हुकूमत से नाला क्यों था? तहरीक इंसाफ हुकूमत के दौरान मीडिया के इश्तिहारात में कितने अरब रुपए की कमी की गई? ये सब आज आपके सामने रखा जाएगा। नाज़रीन इकराम, नून लीगी दौर में पूरे 5 बरस के दौरान मीडिया को औसतन हर रोज 1 करोड़ 1 लाख रुपए मालियत के इश्तिहार दिए गए। पनामा स्कैंडल आने के बाद मीडिया के इश्तिहारात में अरबों का इजाफा कर दिया गया था। दस्तावेजात को देखें तो तहरीक इंसाफ हुकूमत ने इन इश्तिहारात में अरबों की कटौती कर दी, जो शायद अक्सर मीडिया चैनल्स को नागवार गुजरा। नून लीग के 5 बरस में सिर्फ विफाकी हुकूमत की जानिब से मीडिया को 20 अरब रुपए मालियत के इश्तिहारात दिए गए। अप्रैल 2016 में पनामा स्कैंडल सामने आने के बाद नून लीगी हुकूमत ने मीडिया पर इश्तिहारात की बारिश कर दी थी। नून लीग की जानिब से मीडिया को पनामा स्कैंडल से पहले 5 अरब रुपए, जबकि पनामा केस के बाद 15 अरब रुपए मालियत के इश्तिहारात दिए गए। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक पहले माली साल में मीडिया को दिए गए इश्तिहारात की कुल मालियत 1 अरब 80 करोड़ रुपए। दूसरे साल में इश्तिहारात की कुल मालियत 3 अरब 20 करोड़ रुपए। तीसरे साल इश्तिहारात की कुल मालियत 4 अरब 65 करोड़ रुपए। चौथे साल में इश्तिहारात की कुल मालियत 6 अरब 8 करोड़ रुपए अदा की गई। इस बरस पनामा केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। नून लीगी क़यादत ने इस बरस मीडिया को सबसे ज्यादा इश्तिहारात से नवाजा। सवाल यह है कि हर रोज 1.25 करोड़ रुपए पर मीडिया में किस चीज की तशहीर की जाती रही? अब नाज़रीन इकराम, बात करते हैं तहरीक इंसाफ हुकूमत के 2 बरसों में मीडिया को कितने इश्तिहारात मिले। तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई तो नून लीग की जानिब से मीडिया पर अरबों रुपए मालियत के इश्तिहारात की बरसात की जा रही थी। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक तहरीक इंसाफ की विफाकी हुकूमत ने पहले 2 बरस में मीडिया को 5 अरब 22 करोड़ रुपए मालियत के इश्तिहारात दिए। इन 2 बरस के इश्तिहारात का नून लीग के गुज़श्ता 2 बरस में मीडिया को दिए गए इश्तिहारात से मवाजना करें तो यह इंकशाफ होता है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत की जानिब से मीडिया के इश्तिहारात में 50% कमी की गई। तहरीक इंसाफ हुकूमत की जानिब से मीडिया के इश्तिहारात में यह बड़ी कमी थी, मगर मीडिया मालिकान की जानिब से सहाफियों को नौकरियों से निकालने और तनख्वाहों में कटौती का सिलसिला शुरू कर दिया गया, जिसके बाद तहरीक इंसाफ हुकूमत पर मीडिया को इश्तिहारात देने के लिए दबाव बढ़ाया गया। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक तहरीक इंसाफ हुकूमत के पहले साल मीडिया को दिए गए इश्तिहारात की कुल मालियत 2 अरब 64 करोड़ रुपए। तहरीक इंसाफ हुकूमत के दूसरे साल मीडिया को दिए गए इश्तिहारात की कुल मालियत 2 अरब 59 करोड़ रुपए रही। और इस सब के अंदर नाज़रीन कराम, यकीनन पहले 2 साल में दोनों अदवार के आदादो शुमार तकरीबन एक जैसे रहे, लेकिन अगले 2 साल किसी भी सूरत मुताबिकत नहीं रखते। पनामा स्कैंडल आने के बाद तो जैसे मीडिया की लॉटरी लग गई हो। नून लीग की हुकूमत की जानिब से इस कदर इश्तिहारात दिए गए जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। ये तमाम मालूमात दस्तयाब दस्तावेजात की बुनियाद पर दी जा रही हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाएं और समझ सकते हैं कि आखिर क्या वजह है कि मीडिया को महंगाई,
गुर्बत, बेरोजगारी, भूख, अफलास, मईशत, लोड शेडिंग, डॉलर बहरान, गोया कुछ भी नजर क्यों नहीं आ रहा। यकीनन सहाफत एक मुअज़्ज़ज़ पेशा है, लेकिन चंद काली भेड़ों ने इसे अब कारोबार बना लिया है, जिसे किसी भी सूरत सहाफत नहीं कहा जा सकता। मखदूम शहाब को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।